हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। दो पार्ट्स हमारे आ चुके हैं अभी तक। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लो, तभी यहाँ का समझ आएगा। ठीक है, वैसे आ जाएगा समझ का, बट ये समझ के कोई फायदा नहीं अगर आपने पिछला नहीं किया। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपना लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिस तरीके से हमने अपने चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में। पहली वीडियो में हमने करा था केमिकल रिएक्शन, दूसरी वीडियो में हमने करा था केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन, कैसे हम उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसे और इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, केमिकल रिएक्शन हमें क्या चीजें नहीं बता सकती। तो आज हमें ये सब चीजें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, ये बैलेंसिंग की जो आपके पास शीट आई है ना, इस शीट को आप कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इस पे ही आएगा। ठीक है, शीट से एक बार बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आ जाती है का दिमाग में। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है स्टेप्स टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम अपनी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज तक आपने इक्वेशंस कैसी देखी थी कि आपका जो Mg था, मान लो कोई मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ठीक है, और उसने बना लिया MgO। बट अब हम इसको कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, अब हम देखेंगे कुछ स्टेप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ना S4 सॉलिड्स, मतलब आप राइट स्टेट सिंबल फॉर एग्जांपल, मतलब आप जिस तरह ये मैग्नीशियम है, या तो ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, आपको यहाँ पर अगर आप बता देते हो ना कि कौन सी स्टेट में है, इससे आप अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, H2O लिया, और मैंने उसमें क्या डाल दिया, CaO, मतलब क्विक आपने पढ़ा था ना चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक है, चूने का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कैसे बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये किस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में था, वाटर किस में था, लिक्विड। तो हमें ना इनकी स्टेट्स लिखनी होती है, पहला पॉइंट हमें ये बताता है। अब देखो सिंबल्स लिखते हैं, सिंबल्स। मान लो हमारे जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर S लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप S लगा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट में है, तो गैस के लिए आप G भी लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे ऊपर वाला साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये ऊपर एरो दिखा रहा हो, ये इसका साइन का मतलब होता है कि गैस तो भाई उड़ जाती है ना। इस तरीके से आप याद कर लीजिए सिंबल्स। ठीक है, अब देखो अपने सिंबल्स हम पढ़ लेते हैं। देखो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड स्टेट है तो L लगा दो, गैस स्टेट है तो आप G लगा सकते हो, या फिर ऊपर वाला एरो लगा सकते हो। फॉर इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट, अब ये क्या चीज़ होती है, देखो प्रेसिपिटेट मैंने बताया था, मान लो एक बीकर है, उसमें हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल हो, मतलब जो इसमें घुलता ना हो। मान लो आपने इसमें पानी लिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बना रिएक्शन करके जो इसमें इनसोल्यूबल का मतलब जो घुले ना, और वो थोड़ी देर में ना ऐसे नीचे बैठ जाएगा जाके। ठीक है, ऐसे नीचे बैठ जाएगा, और यहाँ कैसे बचेगा, पानी पानी से बच जाएगा, और वो सारे इंसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे बैठ, जैसे रेता। यार अगर आप सैंड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। इस तरीके से उसे हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए प्रेसिपिटेट ये, उसके लिए आप PPT या फिर नीचे ऐसे एरो साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, एरो नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, एंड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, AKO फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिक्विड स्टेट हमेशा वाटर की होगी, एक्वस स्टेट मान लो वाटर के साथ कुछ कंबाइन बनके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसकी स्टेट क्या होगी भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्लेक्ड लाइम था ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर में पढ़ा था। तो वो कैसा था, वो थोड़ा चिपचिपा टाइप था। ठीक है, उसके अंदर कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल्स थे, तो उस तरीके की कंडीशन में हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपने एक रिएक्शन ली, मान लो आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर कर दिया, या फिर CO2 ऐसा कुछ कर दिया, तो ये जो वाटर कर मैं यहाँ लेता हूँ ना, तो ये वाटर की जो स्टेट होगी वो हमेशा लिक्विड होगी। और अगर हमें बाद में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। समझ में आ गया ना फर्स्ट पॉइंट, क्या हम ना स्टेट्स के मतलब स्टेट सिंबल लगाकर इंफॉर्मेशन को मोर इम्पोर्टेंट बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेंशन हीट और एनी एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। देखो इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी। बाय राइटिंग प्लस हीट या फिर ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अब इसका मतलब जरा ध्यान से सुन लो। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था चेंज इन स्टेट का। देखो इसके कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते थे, क्विक लाइम क्या होता है, चूना। जैसे ही हम चूना, देखो चूने का एक पत्थर लिया हमने, ठीक है, वो डाल दिया पानी में। ठीक है, अब ये जो चूना और पानी जब मिक्स होंगे तो टेम्परेचर राइज करता है हीजिंग साइड से। ठीक है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कह देते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है,
टेम्परेचर राइज करा मतलब उसमें से कुछ एनर्जी निकली, मतलब हीट एनर्जी निकली। अब भैया टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना सामान, तो उसी तरीके से हीट एनर्जी निकली। अब हम उस हीट एनर्जी को यहाँ पर प्लस हीट लगाकर लिख सकते हैं। अब हमेशा ये चीज़ नहीं होती कि हमें हीट एनर्जी यहीं पे लिखनी है, ठीक है, हमेशा एनर्जी निकलेगी। देखो क्या था, जैसे ही आपने चूना और पानी मिलाया, ठीक है, प्रोडक्ट में आपको हीट एनर्जी मिली है। बट अगर आपको इसको रिएक्ट कराने के लिए ही कोई एनर्जी देनी पड़े, फॉर एग्जांपल, देखो मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो सेकंड एग्जांपल क्या, आप ना एक कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना, हीट, तो पता है हमें क्या बनता है, हमें यही मिल जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, आपको एनर्जी मिल भी सकती है या फिर आपको एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, तो आप उस एनर्जी को प्लस प्लस साइन लगाकर लिख सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है हीट ही एनर्जी हो, वो कोई और भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर लाइट एनर्जी हो, सनलाइट देनी पड़े, सनलाइट में रख दे, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे अभी। बट मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप या तो आपको मिल भी सकती है प्रोडक्ट के तौर पर, या फिर आपको रिएक्टेंट की तरफ देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अपने आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि आपको हमेशा प्रोडक्ट के तौर पर ही जो एनर्जी मिले आप उसको प्लस लगाकर लिख सकते हो। अब जो एनर्जी आपको देनी पड़े, ठीक है, या फिर जो एनर्जी, देखो पहले मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ। इन सम रिएक्शंस, किसी किसी रिएक्शंस में कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट शुड बी मेंशन्ड अबव द एरो। मान लो हमें कोई रिएक्शन करानी है, उसमें हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत है, या फिर हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर हमें टेम्परेचर को राइज करना पड़ रहा है, तो उस एनर्जी को हम एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से मान लो AgCl है, भाई ये कोई कंपाउंड है, आप ये मान लो, ठीक है, इसको अगर हम धूप में रख देते हैं तो ये ना Ag तो अलग हो जाता है और आपको बन जाता है क्लोरीन। क्लोरीन इसकी स्टेट क्या होगी, गैस, ठीक है, ये देखो एरो लगाया हुआ है मैंने, तो ये क्लोरीन गैस बन जाती है जो कि हवा में उड़ जाती है, और आपके पास क्या बचता है, Ag बचता है खाली, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। आपको मान लो सनलाइट की जरूरत पड़ी, तो सनलाइट क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये आपको एनर्जी आप इसके एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात आती है कि ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपकी रिएक्शन को और तेजी से कराए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये मार्कर जलाना है, ठीक है, मैं इसमें ऐसे आग लगा रहा हूँ, ये धीरे धीरे जल रहा है, मैं इसमें ना मिट्टी का तेल डाल दूं, ठीक है, मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह इस पर डाल दूं, तो ये जल्दी से आग पकड़ेगा। तो वो डीजल पेट्रोल ने क्या काम करा, उसने जल्दी आग लगा दी, ठीक है। अब जल्दी आग लगाने का मतलब उसने रिएक्शन तेज करा दी, ठीक है। तो ऐसे चीज जो डालते ही रिएक्शन और तेजी से होने लगे उसको हम कह देते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ केमिकल इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि भैया उसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब कौन कौन से भाग ले रहे हैं उसमें। यार कोई भी इक्वेशन उठा लो, जिस तरह Mg+O2 इक्वल्स टू Mg होता है, ठीक है। तो Mg, हम उस इक्वेशन को अगर देखें तो साफ साफ बता सकते हैं कि उसमें Mg पार्ट ले रहा है, O पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो उसकी फिजिकल स्टेट हमें बता देता है। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा आप उसको देखकर आप बता तो सकते हो ना कि भाई कौन सी, मतलब किस स्टेट का बना है, क्या उसकी स्टेट है, वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, वो आप देखकर बता सकते हो। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें ये बता देता है कि जो रिएक्शन हुई ना उसमें हीट एनर्जी निकली या फिर हमें देनी पड़ी, वो तो आप देखकर बता सकते हो। और ये सब आप कब बता सकते हो, जब आपको आपकी रिएक्शन जो है वो एकदम इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। और अपने रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव करना हमने प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब भैया हमें इंफॉर्मेशन भी बता दिया, इंफॉर्मेटिव बनाना भी सीख लिया, अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी तो होती होगी, ठीक है। तो हम अब हमें वो पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बता सकता कि रिएक्शन होगी भी या नहीं, ठीक है। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है दैट इज कंसिडर्ड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। जो मैंने बताया ये रिएक्शन होगी या नहीं ये आप देखकर नहीं बता सकते, ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट टेल अस वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विद प्रोसीड एट स्लो मॉडरेट और फास्ट मॉडरेट। आपको ये भी नहीं देखकर बता सकते कि वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हो, वो जल्दी होगी या फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए
अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्टेट सिंबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार आया पेपर में, ठीक है, मेरे टाइम पे भी आया था। देखो क्या कहता है ये, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जिस तरीके से मैंने आपको स्टेट्स बता दी, अगर जो जो चीज़ें रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रोडक्ट की स्टेट क्या होगी, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, आयरन क्या, लोहा, ठीक है, जब कभी भी ये पानी से रिएक्ट करता है तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं आती ये Fe से Fe3O4 कैसे बन गया? अगर आती है तो आप कमेंट करना, इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, पर बच्चों को पता नहीं रहती, इसलिए मैं बता देता हूँ। और ये क्यों नहीं पता रहती, 9th खराब है, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़, जब आयरन आपका स्टीम से रिएक्ट करे, अच्छा देखो स्टीम और वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही होगा भाई। स्टीम क्या होती है, स्टीम भी तो पानी से ही बनती है, बस यहाँ पर उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। ये क्या था आपका, ये गैसियस फॉर्म में था, तो देखो ये आपका गैसियस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस ने लिबरेट कर दी। मतलब ये स्टीम से जब रिएक्ट करता है आयरन, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। जब कभी भी आपने सुना होगा आयरन भीग जाता है, ठीक है, यार अपनी छत पे जाना, कोई लोहे का सरिया पड़ा हो और बारिश हुई हो, तो वो क्या होता है, उस पर क्या लग जाता है, रस्टिंग, ठीक है, उस पर रस्ट लग जाता है, ठीक है, रस्ट लग जाता है। दैट्स वाई देखो आपने स्टेट पता लगाकर एक्चुअल प्रोडक्ट आप पता लगा सकते हो ना। जिस तरीके से स्टीम, अगर मैंने कहा वाटर की स्टेट क्या है, स्टीम है, ठीक है, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्ट बता दिया। अगर मैं कहूँ ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो कि इस पे रस्ट लगेगा। पर ये आप स्लाइड से भी पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट चेंजेस। मतलब यार आपका हीट चेंजेस, मतलब ये कोई एक कुछ नहीं है, ये एक टॉपिक है। आपसे बेसिकली पूछा क्या जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए अब यही पढ़ते हैं। देखो एक्सोथर्मिक क्या, दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या फिर कोई भी तरह की एनर्जी इवॉल्व हो, मतलब निकले। इवॉल्व का मतलब हिंदी में लिख लो अपनी नोट्स में कि निकलना, इवॉल्व का मतलब निकलना। कोई भी एनर्जी अगर निकलती है तो उस ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखो एक्सो वर्ड से आप एग्जिट, ठीक है, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है, यहां से आप याद कर सकते हो कि एग्जिट हो रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है। देखो आपके सामने जिस तरह इक्वेशन लिखी है, जिस तरह 2 mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, ये रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन थी इस चैप्टर की, जब मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन वाला पढ़ाया था, ठीक है, उसकी वो रिएक्शन है ये। अब देखो इसमें लाइट एनर्जी निकलती है ना भाई, जैसे आप अपने मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं, बर्न करते हो, तो उसमें से लाइट एनर्जी निकलती है, तो ये आपका मतलब इवॉल्व हुई ना, मतलब निकली ना आपकी लाइट एनर्जी। चलिए अब देखो नीचे और दो एग्जांपल है आपके, दो और दो इक्वेशन है। देखो क्या है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना नीचे, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब कभी भी ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मतलब आपस में कंबाइन होता है, तो वो क्या बनाते हैं, H2O CO2 और एनर्जी। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जब आप खाना खाते हो, अब यार खाना अंदर जाके आपके पेट में क्या बनता है, स्टमक में आपके ग्लूकोज की फॉर्म में ही तो वो रहता है, और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, तभी तो वो पचता है, ठीक है, तभी वो डाइजेस्ट होता है। देन आपको वाटर मिलता है, उससे CO2 आप बाहर निकाल देते हो और आपको एनर्जी मिलती है। अब आपको थर्ड इक्वेशन पढ़नी है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये अभी आपने पढ़ा था, जबकि कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना, क्विक लाइम, ठीक है, जब कभी भी आप चूने में पानी डालते हो या फिर पानी में चूना डालते हो, तो आपको क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, और टेम्परेचर आपका राइज होता है हिजिंग साउंड से, मतलब इसमें भी आपको एनर्जी मिली, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इवोल्वेशन जब होता है, एनर्जी जब निकलती है, तो वो इस साइड निकलते हैं, प्रोडक्ट की साइड। अब ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर लीजिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, वैसे जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे उसमें हम ये करा देंगे। तो आपका सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक, मतलब आपको जो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब रिएक्शन होने के लिए आपको देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, तब वो आपको रिएक्शन होती है। ऐसी तरीके की रिएक्शन को हम कह देते हैं एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो, जब कभी भी आप कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये ना फॉर्मूलेज याद कर लो तभी आपका काम बनेगा। अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता भी सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, ठीक है। जब कभी भी हम उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना और CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। तो ये थी आपकी एंडोथर्मिक का एग्जांपल। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसमें से या तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, बट जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें से सीधा 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला लेक्चर, इस लेक्चर को पढ़ लो और अच्छे से नोट्स नोट कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में एक बारी बैलेंसिंग का भी सोचेंगे, ठीक है, अगर बैलेंसिंग कुछ कमेंट आते हैं, क्वेरीज आती है, तो हम बैलेंसिंग का वीडियो बनाएंगे, वरना हम
अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।